हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फराइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज है जिसका लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण। आज का वैसे सबसे पहला टॉपिक यही रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत बार अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ और कह सकता हूँ कि ये हर साल बेटा आता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में से किसी न किसी सेट में ये आ ही जाता है। बस ये होता है कि पूछने का तरीका दूसरा रहता है। आने का कारण क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो मानव में लिंग निर्धारण। देखो, मानव में अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। ठीक, अब 46 को भी दो भागों में बांटा गया है, 44 और आपके 2। टोटल मतलब एक तरफ मैंने 44 कर दिए और एक तरफ कितने कर दिए? 2। ये जो 44 होते हैं, 44 जो होते हैं, इनको हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 22 जोड़ी। 23 जोड़ी तो टोटल होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी और ये एक जोड़ी। मतलब ये तो कहने का तरीका हो गया कि 44 को 22 जोड़ी बोल दें या इसको एक जोड़ी। इनको क्या कहते हैं भाई? इनको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र का मतलब यह है बेटा, ये जो होते हैं ना, लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। ये जो 44 है वो शरीर का स्ट्रक्चर यानी शरीर के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको निर्धारण करते हैं, यानी इन से ही जो है शरीर हमारा बनता है। किससे? ये जो 44 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 2 हैं ये क्या करते हैं? ये लिंग निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। ठीक, क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र। अब यहां पे इनको हेट्रोसोम भी हम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? हेट्रोसोम, या फिर इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र को ही हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम। हेट्रोसोम। और इसको फिर इसी तरह से अगर आप बात करें तो इसको फिर ऑटोसोम्स बोल देते हैं। ऑटोसोम, ये आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, हालांकि 10th में इतना अपने को ज़्यादा याद नहीं रखना है। अपनी एनसीईआरटी के बुक से देखा जाए जो प्रश्न हमारा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर से प्रश्न हमसे पूछ लिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो भाई पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको दे दे कि लिंग निर्धारण होता है, क्रोमोसोम दे दे और ऑटोसोम्स दे दे और हेट्रोसोम्स दे दे। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक करोगे? हेट्रोसोम पे करोगे। ऑटोसोम्स तो क्या है? शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण किससे होता है? हेट्रोसोम से। और क्रोमोसोम वो खुद गुणसूत्र है ही है, तो निर्धारण किससे होगा लिंग का? वो होगा हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, या फिर मैं ऐसे कह दूं इनको 23 जोड़ी। यानी मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, ये अपने को याद रखना है। बाकी अगर चूहे की बात करें तो 40 होते हैं, बिल्ली की बात करें तो 38 होते हैं, और मच्छर की बात करें तो 6, और हाथी मतलब चौड़ी छाती कितने इंच की? 56 इंच की। कुल मिला के हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो हमें पढ़ना है मानव के बारे में, और ये आपको जरूर याद रखना है। 23 जोड़ी यानी 46। 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं जिससे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। बाकी जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनको हम हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये आपके 44 जो होते हैं कायिक गुणसूत्र, या फिर इनको अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र। बड़ा याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। अब किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। अब 44 देखो, अब मेल और फीमेल। ठीक, मेल और फीमेल में कितने कितने होते हैं? दोनों में ही बराबर होते हैं, 46 46। मेल में
44 प्लस XY, ठीक है। और ये कौन से हैं, लिंग गुणसूत्र है या फिर इनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। और बेटा ये आपके XX वो फीमेल में है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे XY है और यहाँ पे XX है। हाँ बेटा ये अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मेल की बात करें तो XY और फीमेल की बात करें तो XX। बाकी ये जो 44 है दोनों में एक जैसे ही होते हैं। अलग क्या है, केवल XY इसमें है और ये XX होते हैं। X देखो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो इस टाइप से होता है और ये, ठीक है। X ये होता है आपका और Y ये, यानी X का आकार बड़ा रहता है और Y का आकार छोटा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। X का आकार बेटा बड़ा है, Y का आकार छोटा है। तो मैंने स्ट्रक्चर भी आपको गुणसूत्र का बना दिया है। अगर आप इसका बना हुआ XX तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अगर इधर हम बनाएं तो, ठीक है, दोनों का साइज XX है तो दोनों सेम ही है, ठीक। चाहो तो लिख लेते हैं X और ये भी X है। इसको शाखा मत समझने लग जाना अजीब सा, जैसे ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल में अपने को पता चल गया बेटा कितने कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 ही हैं। बस अलग क्या है, मेल में XY अलग होता है, इसमें XX ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ये यानी 22 X के साथ रहते हैं और 22 अपने Y के साथ। अब इसी तरह से इसमें भी 22 प्लस X और 22 प्लस X, यानी ये बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब यहां पे संभावनाएं क्या रहेंगी, जैसे अगर 22 प्लस X यानी ये वाला इसके साथ मिलता है, ठीक, और ये, तो यहां पे आपको देख रहे हो 22 प्लस X 22 प्लस X, तो 44 प्लस XX टोटल हो गए। अब इसका इसके साथ 22 प्लस X 22 प्लस X 44 प्लस XX, ये केस आपको यहां पे दिख रहा है। और ये वाला किसका है, फीमेल का। तो मैं यहां कह सकता हूं ये कौन है भाई, मादा यानी फीमेल। या फिर आप कह दो भाई ये लड़का है ये लड़की है। तो जब इनके गुणसूत्र अगर XX वाला आपस में मिलता है तो क्या, लड़की का जन्म होता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या क्या संभावनाएं रहने वाली हैं वो देख लेते हैं। एक ये 22 और इस ये भी 22 आएगा तो एक साथ हम लिख ले रहे हैं 44 और ये XY नर या फिर आप लिख सकते हो यहां लड़का, और ये मादा है तो लड़की, ठीक है। एक संभावना और है भी, ये यहां 22 और ये भी 22 44 और ये भी XY, तो यहां भी नर और यहां पे लड़की, सॉरी लड़का, ठीक है। तो अपने को एक चीज तो यहां पे बेटा क्लियर हो गई है कि जो चांस यहां पे अपने को दिख रहे हैं, संभावना जो दिख रही है लड़का और लड़की के जन्म होने की, वो 50-50% है, बराबर है दोनों की। क्योंकि X और Y गुणसूत्र, क्योंकि दोनों में आप देख रहे हो यहां पे भी अगर XY से जब जो संभावनाएं हमारी बन रही थी तो यहां पे ये 50% लड़की और बाकी ये 50% जो है वो लड़के वाला भाग है, तो बराबर है। अच्छा एक चीज आपको यहां पे नोटिस की क्या आपने, क्या फीमेल का लड़की और लड़का होने में कोई वो है, मतलब महत्व तो है, मतलब कुछ ऐसा है पार्टिसिपेट कर रहा है फीमेल, या फिर उसका कोई कुछ भी नहीं है। देखो हम यहां देखेंगे फीमेल के पास X है, हर केस में चाहे वो लड़का पैदा हो रहा है या लड़की, दोनों केस में फीमेल से तो X ही जाना है, Y तो नहीं जाना है ना। देखो आप अगर देखोगे फीमेल से, पहले केस में आप देखें ये इस वाले में, तो यहां से मेल से क्या जा रहा है, मेल से ये X आया, ठीक है, फीमेल से X आया,
तो आपका 44 प्लस XX यानी लड़की, ठीक है। फिर दूसरे केस में इधर से भी, क्योंकि यहाँ पे तो इसके साथ आएगा तब भी XX ही आएगा, क्योंकि फीमेल के पास क्या है बेटा, XX ही तो है। तो चाहे लड़की हो या लड़का पैदा हो, फीमेल से तो क्या जाना है, X ही जाना है। आप इसमें भी देख लो, इससे भी X, इससे भी X जा रहा है। लेकिन लड़का पैदा हो रहा है तब मेल से कौन सा गुणसूत्र जा रहा है, तो Y जा रहा है। तो लड़का या लड़की अगर पैदा होती है तो उत्तरदायी कौन है, मेल है, ठीक है, ना कि लड़की यानी मादा उत्तरदायी है, फीमेल, ठीक। तो अपने समाज में बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है कि लड़कियां पैदा हो रही हैं तो किसको कहा जाता है, लड़की को ही कहा जाता है। और बहुत से केस ऐसे होते हैं कि लोग दूसरी तीसरी शादियां कर लेते हैं लड़कों की चाहत में, ठीक है। क्योंकि अपने देश में क्या है ना, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, धार्मिक चीज़ें, जैसे अग्नि, अगर पुत्र अग्नि देगा तभी पिता को क्या है, शांति मिलेगी, ठीक है, मोक्ष मिलेगा। तो बहुत ऐसी कुछ कुरीतियाँ भी हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन अब साइंस में ये प्रश्न पूछा क्यों जाता है, इसीलिए हमसे पूछा जाता है क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं हमारे एग्जाम में जिनसे हमारी अवेयरनेस बढ़े। तो अपने को यहाँ पे एक चीज़ समझ आई, लड़के के लिए कौन उत्तरदायी है, केवल मेल उत्तरदायी है, फीमेल उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी कर सकते हो। मैं एक और तरीका आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सीधे सीधे X बाई X X, ये किस पे, नर और ये मादा, ठीक है। अब देखो यहाँ से X गुणसूत्र जाएगा, इधर से भी X आएगा, XX, ठीक है। एक और यहाँ से X गया इसके, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, निषेचन होगा। तो यहाँ पे X X, तो इन दोनों केसों में तो लड़की है। अब अगर यहाँ से बाई गया और यहाँ से तो X ही आना है, तो X बाई, तो ये लड़का होगा। फिर यहाँ से बाई गया और यहाँ से भी X आया, तो X बाई, तो फिर लड़का। तो ये जो आप देख रहे हो ये लड़का, आप सीधे सीधे इस तरह से भी कर सकते हो, और ये लड़की, ठीक है। तो लड़का होने में कौन उत्तरदायी है, अगर भाई नर से क्या जाएगा, बाई जाएगा, तब लड़के का जन्म होगा, और अगर X जाता है तो लड़की का, और लड़की से तो भाई चाहे लड़का का जन्म हो या लड़की का, दोनों X ही गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र X ही आएगा। क्लियर बेटा, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और यही एग्जाम में आती है, डिफरेंट टाइप से आपसे पूछी जाती है। क्लियर बेटा, बाकी मैंने कुछ आपको वो भी बता दिए थे कि इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। जैसे चूहे का बताया था, बिल्ली के बताया था, चूहे के मैंने बताए थे 40, बिल्ली के बताए थे 38, और मच्छर के कितने 6, और हाथी के 56, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग से जो आपका मानव का है वही आपको ध्यान में रखना, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको भाई। इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, जितना भी बताया सारा याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ केसों में क्या होता है, कभी कभी जो 44 है ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है, 6 उंगली हो गई, या फिर शरीर का कोई सा बाहर निकल गया। तो बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फोटो आते हैं, भाई ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, उसकी पूछ थी या कुछ भी था, तो वो सब होता है इनमें डिस्टर्बेंस के कारण 44 में, ठीक है। अब बाकी एक और चीज़ आपने देखी होगी, जब इनमें डिस्टर्बेंस होता है, किनमें, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्रों में डिस्टर्बेंस होता है, तो किन्नर, ठीक है, ये इनका जन्म होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया किन्नर का जन्म कैसे होता है, या फिर हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है वो किन की वजह से होता है, इन 44 गुणसूत्रों की वजह से होता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है, जैसे किन्नर का जन्म होना, ठीक है, ट्रांसजेंडर आप बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक, ना तो लड़का और ना ही लड़की रहता है वो। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी। और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विकास, ठीक। जैव विकास की अगर बात करें हम, तो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जैव विकास, जीवों का जो विकास है वो एक दिन में नहीं हुआ है, इसको करोड़ों सालें लगी हैं, हम कह सकते हैं हजारों करोड़ों साल जैव विकास होने में लगी हैं। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समुद्र से, हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है आगे वीडियो में। तो आज हम समझ रहे हैं जैव विकास। तो जैव विकास क्या है, एक कालांतर में हुआ जीवों में जो विकास है, एक नई जाति की जो उत्पत्ति। कालांतर का मतलब यानी बहुत समय के अंतराल के बाद, ठीक है, या फिर आप कह लो निरंतर धीमी गति से जो परिवर्तन हो रहा है जीवों में, या फिर जिसके अनुरूप आप कह सकते हो, या जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, एक नई जाति का उद्भव हुआ है, वही क्या है,
जैव विकास। और जैव विकास क्या है, धीरे धीरे होता है। जैसे हमने अपनी 6 क्लास की किताब में देखे थे आदि मानव के चित्र, वो किस तरह चलते थे, किस तरह रहते थे, शिकार करते थे, पहिए का आविष्कार हुआ, लगभग 5000 से 7000 वर्ष पहले पहिए का आविष्कार हुआ, आग की खोज। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैव विकास। फिर आज का मानव देखो और उस टाइम का मानव देखो, ठीक है। तो जैव विकास किस तरह से हुआ, तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं भृंग का। हमें किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्या क्या संभावनाएं रहती हैं जैव विकास का, किस तरह से होता है, तो भृंग का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक मिनट, इसको ना बना के मैं इससे, क्योंकि रेड थे ना सब पहले, तो ठीक। अब इसमें रेड, ओके, ठीक है। इसके बाद ये भी रेड, मान लो ये भृंग है, अलग अलग जीव हैं। किताब में थोड़ा सा आपको अलग तरीके से चित्र दे रखा है। एक यहाँ पे बन जाता है, मेरे पास ग्रीन तो है नहीं, तो मैं इसको ब्लैक से ही कर लेता हूँ। ये तो आपका ये हो गया ब्लैक, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया है, ये हरा है, ठीक है। और ये सभी लाल तो है ये भाई, ठीक। अब यहाँ पे एक ब्लू यानी नीला, और ये सभी लाल हैं, ठीक। अब कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। यहाँ पे हरे भृंग, जैसे ये भृंग है, और जीन में चेंज यानी डीएनए में विभिन्नता के कारण क्या होता है, एक हरा भृंग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये भृंग जो है पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है, घास वगैरह में पेड़ों पर रहते हैं। अब लाल यहाँ पे हैं और एक हरा उत्पन्न हो गया। अब देखो, अगर हम देखें कौवे को, तो कौवा जो है वो किन को खाएगा, उसको कौन विजिबल होंगे, कौन से भृंग उसको दिखेंगे, तो उसको दिखेंगे लाल। हरे तो नहीं दिखेंगे, पत्तियों में छुप जाएंगे। तो जब हरे नहीं दिखेंगे तो हरे जो भृंग हैं उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से कहते हैं हरों का प्रकृति क्या कर रही है, वरण कर रही है, यानी उनको चाहती है वो बचे रहें। तो हरे क्या बचे रहेंगे, कौवा लाल को खा खा के धीरे धीरे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और आके लास्ट में जो हमें प्रजाति मिलेगी वो सभी किसकी मिल जाएगी, हरे भृंगों की मिलेगी, ठीक है। जिसमें क्या रहेंगे, हरे भृंग रहेंगे सारे। मैं ऐसे, क्योंकि लाल कौन खा जाएगा भैया, कौवा खा जाएगा सारे, ठीक। अब यहां तो इस तरह से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। हालांकि बहुत जल्दी नहीं हो जाता, इसमें टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा था, जैव विकास क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है जिसको बहुत टाइम लगता है, हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, यही डीएनए में चेंजेस के कारण क्या हुआ, यहां नीला भृंग उत्पन्न हो गया एक। अब होता क्या है, देखो जैव विकास का ये तो प्राकृतिक वरण के द्वारा हुआ, यहां पे क्या हुआ है, प्राकृतिक वरण है, वरण, ठीक है। प्राकृति ने उसका वर्ण किया और नई प्रजाति बनी। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या होगा कि एक स्टोरी देख रही है, अगर आप किताब में पढ़ोगे पूरा पैराग्राफ, तो वहां ये दे रखा है जैसे नीले भृंग हैं और यहां पे ये लाल हैं, और हाथी आता है तो होता क्या, उसका पैर जो है मान लो किस पे रख गया, लाल भृंग थे उन पे रख गया, और लाल सारे मर गए। तो अब बचे कौन रह गए, नीले, ठीक। तो नीले बचे रह गए, तो यहां पे फिर अगले में हमें कौन मिलेंगे, सारे भृंग कैसे मिलेंगे, नीले मिलेंगे। हाथी के पैर से अगर मैं कहूं ये लाल जो भृंग है वो सारे मर गए भृंग, तो कौन से मिलेंगे, नीले। तो यहां पर ये एक्सीडेंटली ऐसा हुआ ना, प्रकृति ने तो वर्ण नहीं किया, दुर्घटनावश हुआ भाई, लाल मर गए नीला बचा, तो वो फिर आगे बचे रह गए और उसकी उत्पत्ति यानी संतानें यानी उत्पन्न होती गई, और उसकी स्पीसीज जाए ग्रो करती गई, या फिर उसकी प्रजाति आगे बढ़ती गई, हम ऐसा कह सकते हैं बेटा। तो यहां पे एक्सीडेंटली हुआ यानी दुर्घटना के कारण भी। तो देखो प्राकृतिक वर्ण भी हो सकता है, कोई दुर्घटना यानी प्रकृति में अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसके कारण भी एक नई प्रजाति का जन्म होता है। अब यहां पे एक केस और दे रखा है आपको, क्या इस तरह होगा, जैसे इनको पोषण कम दिया जाए
तो देखो अगर इनको पोषण कम दिया जा रहा है मतलब ये कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक। हालांकि इनमें कोई परिवर्तन तो आने वाला नहीं, कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे एक एक समय बाद। फिर इनको अचानक से पोषण मिलना, इनका खाना मिलना स्टार्ट हो जाए तो फिर ये वैसे ही हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर इनको पोषण नहीं दिया जाता है तो इस कंडीशन में बेटा क्या नहीं होगा, नई प्रजाति उत्पन्न नहीं होगी। तो जैव विकास कैसे होता है हमने वृंग के माध्यम से समझा। प्राकृतिक वर्ण द्वारा, एक्सीडेंटली यानी किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, और अगर हम कहें उनको भोजन नहीं दिया जाए, पोषण नहीं दिया जाए तो होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण। वैसे बेटा इनको मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। विभिन्नता जब मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने बनाया था तो मैंने उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। उपार्जित लक्षण वे होते हैं जिनको हम अर्जित करते हैं, जो हम जैसे हम इस दुनिया में आके जो भी मैंने सीख रहा हूँ। जब मैं आया था मुझे कुछ नहीं आता था, जब मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने सीखा है, ठीक। और ये जो लक्षण है जो मैंने सीखे हैं वो मेरी संतान में ट्रांसफर नहीं होंगे, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना मेरे को फिजिक्स पढ़ाना आ रहा है या मेरे को बायो आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बच्चे को आए, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता है वो अच्छा इंग्लिश पढ़ाए या हिस्ट्री पढ़ाए वो, या कोई गेम खेले या कुछ भी ना करे, कोई पता है क्या करेगा वो, अच्छा बिजनेसमैन बने। तो वो भाई ये जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आके सीख रहे हैं, वो अगली संतानों में नहीं जाती। इनको हम कहते हैं उपार्जित लक्षण, और ये जैव विकास में भी सहायक नहीं होती हैं। जैसे हम अगर कहें तो व्रंग वाला एग्जाम्पल ले लें, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला पोषण वाला, मतलब इनको कुपोषण का शिकार हो गए ये सारे व्रंग, और जब इनको पोषण मिला तो फिर वैसे ही हो गए। तो यहाँ पे क्या, ये अगली जैसे कुपोषण का शिकार होते हुए पीढ़ी होते हुए कमजोर बच्चे, लेकिन जब इन्हें पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा तो जो पहले थे वैसे ही फिर हो गए। तो यहाँ पे नई जाति तो उत्पन्न नहीं हुई ना, तो नई जाति उत्पन्न नहीं हुई है तो ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं उपार्जित लक्षण। अब खाना खाना बंद कम कर दें, 2-4 पीढ़ियों तक लोग खाना कम खाएं, मतलब बहुत कम पतले दुबले हैं, और आगे वाली पीढ़ी मान लो 5वीं पीढ़ी क्या करे, उसको अच्छा पोषण मिल जाए तो वो फिर वैसी हो जाएगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है, जैसे टैटू वाला, या फिर हम ऐसे ले लें चूहा है, उसकी पूंछ काटते जाएं हम लगातार। अब चूहे की पूंछ हमने जन्म के बाद ही तो काटी है, अब नया चूहा पैदा होगा तो उसकी पूंछ कटी हुई थोड़ा ना पैदा होता है, कैसा होता है, फ्रेश होता है, ठीक है। तो ये क्या है, चूहे की पूंछ काटना या कुत्ते की पूंछ काटना, ये उपार्जित लक्षण ही तो है, बाद में ही तो चेंजेस आ रहे हैं ना शरीर में, और जो बाद में चेंजेस होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की बात करें तो ये वंशानुगत होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और ये जैव विकास में भी सहायक होते हैं। अगर बात करें तो बाल हमारे, है ना, जो पेरेंट्स के बाल होते हैं लगभग वैसे ही बाल किसके होते हैं, संतानों में होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बाल देख के पता चल जाता है संतानों के भी बाल, ठीक है। उनके शरीर का स्ट्रक्चर हो गया, आंखें हो गई, तो ये सभी कैसे लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, जो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। तो इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1809 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में, और इनके ही टाइम पे मेंडल थे, ठीक। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था बेटा। कारण क्या था, आज जैसी सुविधाएं वैसी सुविधाएं पहले नहीं थी। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो बताया, वो दोनों को एक दूसरे को किसी को नहीं पता था एक दूसरे के बारे में, कि उन्होंने ये सिद्धांत दिया, उन्होंने दिया। अगर ऐसा पता होता तो बहुत आगे वो चीज़ें उस टाइम पे बढ़ गई होती, इसको टाइम लगा, ठीक। अब देखो डार्विन क्या किए थे, 22 साल की उम्र में घर से निकल गए और समुद्री यात्राएं की उन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब समुद्री यात्राएं की, किसी अलग द्वीप पे पहुंचे, किसी अलग खंड पे पहुंच रहे हैं। अब वहां पे क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के जीव उन्होंने देखे, और कुछ ऐसे भी जीव उन्होंने देखे जो एक ही थे लेकिन अलग अलग जगह पे होने के कारण उनमें विभिन्नताएं थी। तो इन्होंने सब कुछ अध्ययन किया और इन्होंने क्या दिया, उन सारी चीज़ों को सोच समझ के देखा, और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के आधार पर जैव विकास का सिद्धांत दिया। यानी प्रकृति किस तरह से, जैसे हमने प्राकृतिक वर्ण यहां पढ़ा, उसी के आधार पर उन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया। तो अपने को ध्यान रखना है ऑप्शन के लिए कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्या दिया था, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था। एक काम इन्होंने और किया था, जो केचुए होते हैं ना, केचुए
जानते हो ना सब, कुछ जगह गेसा भी उनको बोलते हैं, केचुओं को, ठीक है। तो वो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में उनका क्या योगदान है, इस पर भी इन्होंने रिसर्च की थी। किसने? डार्विन ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें अपन देखते हैं। कल का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। कल हम समझेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। किसी के मुख से उत्पन्न हुआ कि कैसे सीधा डायरेक्ट आया है इंसान, या कैसे आया, तो सारी चीज़ें अपन कल समझने वाले हैं। तो कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है। कल वाले वीडियो से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता भी है, कभी नहीं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।